प्यारे बच्चों, दिव्य दृष्टि कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? वंशावली विश्लेषण। तो देखो, हम लोग आज मेनली वंशावली विश्लेषण या फिर इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, देखो पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। किसी जीव के पूर्वजों का इतिहास जिसे कुल वृक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो, इसका मतलब ये है, सपोज दैट आपको किसी एक फैमिली के बारे में, किसी एक फैमिली परिवार के बारे में आपको उसकी डिजीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इससे क्या करने वाले हैं? पहले हम लोग यहाँ से क्या लेंगे? हम लोग यहाँ एक ड्रॉ करेंगे। क्या बेटा? फैमिली ट्री। वी आर गोइंग टू ड्रॉ है फैमिली ट्री। ठीक है, अब बेसिकली इसमें हम लोग सिर्फ क्या ड्रॉ करने वाले हैं? जो आपके एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, एक तो उनका कंप्लीट डायग्राम कि ठीक है बेटा, आपके कितने एंसेस्टर्स है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, इसके बाद में साथ में उनमें जो आप स्पेशली जिस करेक्टर की स्टडी कर रहे हो, वो करेक्टर उनमें रिसेसिव था या डोमिनेंट था, उनमें किस वे में वो स्प्रेड हुआ, ये हम यहाँ पे मेनली देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस या फिर वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है कि इसको हमने इतना यूज तो किया, तो इसके मेन प्रॉफिट्स क्या है? देखो, इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी आनुवंशिक लक्षण के आगामी पीढ़ियों में प्रकट होने की संभावना कि देखो, मान लो ये एक अपन ने कैरेक्टर लिया। ठीक है, ये क्या है? आपका कैरेक्टर है, लक्षण है। ये सपोज दैट आपके किस में है? पेरेंट्स में है, आपके फादर में है। अब ये कैरेक्टर आपके फादर से आप में आया होगा, फिर आपसे आपके जो नेक्स्ट प्रोजेनी यूनिट में ट्रांसफर होगा। तो ये सब हम लोग कहां से कंफर्म करते हैं बेटा? इसी पेडिग्री एनालिसिस से इसको हम लोग क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है? प्लस पॉइंट है। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोग जिस किसी भी एंसेस्टर की स्टार्टिंग कर रहे हो, जिस किसी भी पूर्वज से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हो, उसको हम लोग बेटा क्या बोलने वाले हैं? प्रोबैंड। मतलब जहां से इसकी हमने स्टार्टिंग की है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोबैंड बोल देंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस या फिर वंशावली विश्लेषण के क्या क्या महत्व है। देखो, सबसे पहला तो क्या होगा? इससे आनुवंशिक रोग जैसे कि वर्णांधता, सीकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, ये जो इस टाइप के क्या है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, आनुवंशिक रोग है, ये अगली पीढ़ी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग कहां से चेक करते हैं? इसी पेडिग्री एनालिसिस से या फिर वंशावली विश्लेषण की सहायता से। दूसरा, इसकी सहायता से किसी आनुवंशिक लक्षण की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। इससे हम लोग क्या करने वाले हैं? कोई लक्षण है वो प्रकट होगा या नहीं होगा, उसकी जो उत्पत्ति है, जनरेशन है, उसका हम लोग यहां से क्या करते हैं? उसको हम बेटा फाइंड आउट करते हैं कि कैसे किसी भी कोई भी आपका जो कैरेक्टर है, लक्षण है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसकी सहायता से किसी अप्रभावी लक्षण, किसी रिसेसिव ट्रेट, किसी भी अप्रभावी लक्षण के प्रकट होने की संभावना को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो, अप्रभावी लक्षण होता क्या है? सपोज दैट एक है आपकी F1 जनरेशन, एक तो क्या है? F1 जनरेशन है, एक आपकी है बेटा कौन सी जनरेशन? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, तो कोई भी कैरेक्टर F2 में क्या हो? एक्सप्रेस हो, और F1 में वो एक्सप्रेस नहीं हो, मतलब F1 पीडी में तो दिखा नहीं, और एकदम से कहा दिख गया? F2 पीडी में। इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक या जादू। तो जहां कहीं भी ये मैजिक होना कि कोई चीज F1 पीडी में है ही नहीं, वो एकदम से कहां आ गई? F2 पीडी में आ गई, तो उस ट्रेट को या उस लक्षण को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रिसेसिव या फिर अप्रभावी लक्षण। तो F2 जनरेशन में जब का क्या जनरेट होगा? रिसेसिव ट्रेट जनरेट होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज हमें कहां से पता चलने वाली है? आपके इसी पेडिग्री एनालिसिस से ही पता चलने वाली है। ठीक है, और देखो इसका फोर्थ पॉइंट, इससे यह ज्ञात होता है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के कुछ रूपांतरण के साथ मानव के आनुवंशिकी पर भी ये लागू होते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेंडल ने अपने 3 लॉज डिस्कवर किए थे, मेंडल के जो लॉज थे उनमें कुछ छोटे मोटे स्लाइटली चेंजेस होंगे, उनमें कुछ क्या होंगे चेंजेस, क्योंकि मेंडल ने वर्कआउट किस पे किया था कंप्लीटली, पी प्लांट पे। किस पे किया था, पी प्लांट पे। तो अब उन लॉज को हमें कहाँ एप्लीकेबल करना है, उनको कहाँ लगवाना है, ह्यूमंस पे। कहाँ लगाना बेटा, ह्यूमंस पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस होने के बाद में इन लॉज को हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमंस पे इनको हम लोग बिल्कुल क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पे खास बात हो रहा है कि हम लोग जो पेडिग्री या फिर वंशावली विश्लेषण जो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे, ये केवल किस पे लागू होगी, मेंडेलियन कैरेक्टर्स पे या फिर मेंडल के लक्षणों की वंशावली के लिए ही ये ओनली एप्लीकेबल होगी, और किसी के लिए हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या कमी है, ठीक है, कि आप लोग वंशावली विश्लेषण जो है वो सिर्फ किस में कर सकते हो, मेंडेलियन लक्षणों के लिए केवल और केवल। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जबकि पेडिग्री है इसके क्या क्या सिंबल्स होंगे, सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो बेटा सबसे पहला सिंबल क्या होगा आपका, एक ऐसा स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य नर या नॉर्मल मेल। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नॉर्मल मेल या सामान्य नर। ठीक है, अब ये जो आपका सर्कल है राउंड शेप में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल फीमेल या सामान्य मादा। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा, नॉर्मल फीमेल। तो ये बॉक्स जो कैसे हैं, खाली हैं, ये डब्बे कैसे हैं, खाली हैं। अब अगर हम इन बॉक्सेस को भरे फिल करते तो कैसे, इसको पन्ने से डार्क कलर से फिल कर दिया, तो ये अब भी है क्या आपका मेल, अभी भी ये क्या है, मेल है, बट कैसा है ये, अफेक्टेड है। कैसा है, अफेक्टेड या फिर रोगी या ग्रसित, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रसित नर। इसको हमने क्या किया, डार्क कलर से फिल किया। इट मींस इसमें वो जो डिजीज है आपकी, जेनेटिक डिजीज है, वो इसमें हो चुकी है। यही सेम बात इसमें होगी आपकी फीमेल में होगी। देखो ये आपकी फीमेल है, पहले इसका बॉक्स एम्प्टी था, खाली था। अब जैसे ही हमने इस बॉक्स को फिल कर दिया जैसे ही हमने इस बॉक्स को फिल कर दिया, ये कैसी हो गई, अफेक्टेड फीमेल। ये कैसी हो गई, अफेक्टेड फीमेल या फिर ग्रसित मादा। ठीक है, इट मींस इसमें वो बीमारी हो चुकी है, इस फीमेल में वो बीमारी जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिस किसी भी स्पेशल कैरेक्टर की, ट्रेट की, वो यहाँ पे स्प्रेड हो चुकी है, फैल चुकी है। ठीक है, अब देखना, एक अपन देखते हैं यहाँ पे क्या चीज आपको दिख रहा है, ऐसा हो और ये कैसा हो, आधा फिल हो। कैसा हो ये, आधा तो सॉलिड हो, आधा भरा हो और आधा खाली हो, हाफ फिल्ड हो और हाफ एम्प्टी हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर या वाहक। ये क्या होगा, वाहक नर या कैरियर मेल। ये क्या होगा आपका, कैरियर मेल। वहीं जो आपका सर्कल है, इसको हमने क्या किया, हाफ फिल कर दिया, आधा भर दी, आधा तो फिल कर दिया इसको हमने, और हाफ कैसा, ये एम्प्टी है। तो ये भी कैसा होगा, वाहक मादा या फिर कैरियर फीमेल। इसको हम लोग क्या बोलना बेटा, कैरियर फीमेल। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स आपके बिल्कुल बेसिक सिंबल्स हैं जो आपको इसमें आगे हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि आप लोग जो पेडिग्री क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और ध्यान रखना बेटा ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। आपको एक पेडिग्री का चार्ट देंगे वो लोग, ठीक है, और पूछेंगे कि इसमें कौन सी डिजीज है, ये प्रभावी होगा, अप्रभावी होगा या कैसा होगा। इसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाएगी, साथ में एज वेल एज नीट एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इनको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए पहले हम क्या यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ हिंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो सबसे फर्स्ट वन हिंट होगी वो क्या होगी, यदि आपके पेरेंट्स नॉर्मल हो, पैतृक कैसे हो, सामान्य हो। देखो सुनो बेटा क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स कैसे हो, नॉर्मल। देखो ये आपके पेरेंट्स है, ये आपके क्या है, पेरेंट्स या जनक है। कैसे हो, ये सामान्य हो या फिर नॉर्मल हो। इट मींस इनका जो बॉक्स है वो कैसा हो, एम्प्टी हो, खाली हो, डब्बा भरा हुआ नहीं हो। इसका मतलब ये कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, और सामान्य है जनक तो, लेकिन आपकी जो क्या है, प्रोजेनीज है, संततियां हैं, उनमें क्या हो रहा है, बीमारी स्प्रेड हो रही है। तो देखो बेटा इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने को डार्क कर लिया। इट मींस क्या हुआ कि जब कोई पेरेंट्स है उनमें डिजीज है नहीं, और ये बीमारी कहाँ फैल गई, किसी भी एक F1 जनरेशन में या फिर प्रोजेनी में। प्रोजेनी बोल दो या फिर इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संतति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, बीमारी फैल चुकी है, किसमें, इस संतति में या प्रोजेनी में। ये कैसा है आपका,
अफेक्टेड, एक ऐसा आपका अफेक्टेड है। अब केस आपका इसमें ऐसा गिवन हो जहां पे क्या हो, आपका जो आपके पेरेंट्स है वो तो कैसे हो, नॉर्मल हो, आपके पेरेंट्स तो कैसे हो, नॉर्मल हो, और जो प्रोजेनी है, संतति, वो कैसी हो, अफेक्टेड हो, प्रभावित हो। तो इस कंडीशन में ये जो आपका लक्षण है, ट्रेट है, ये कैसा होगा, रिसेसिव या अप्रभावी। ये कैसा होगा, रिसेसिव या फिर अप्रभावी, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो तो ये कैसा होगा आपका, रिसेसिव या फिर अप्रभावी। ये इसकी सबसे पहली कंडीशन है। क्या होनी चाहिए कंडीशन, आपका पेरेंट्स का डब्बा क्या हो, खाली हो, पेरेंट्स का डब्बा क्या हो, खाली हो। और दूसरा कौन सा बॉक्स, आपकी प्रोजेनी का या संतति का, ये कैसा हो, ये सॉलिड हो, भरा हुआ हो। तो आपका जो लक्षण है, कैरेक्टर, वो कैसा होगा, रिसेसिव या फिर अप्रभावी होगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस बात को ध्यान रख के सॉल्व करना। अब इसमें हम देखते हैं क्या सेकंड पॉइंट, वो क्या लिखा हुआ है, संततियों में यदि नर तथा मादा संततियां समान रूप से प्रभावित हो तो लक्षण कैसा होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। मतलब देखते हैं, यहां देखो कि जो मैंने एग्जांपल लिया था, यहां हमने क्या किया, सिर्फ यहां अपन ने सिर्फ एक बॉक्स को फिल किया, आपका जो एक मेल है उसको हमने फिल किया। तो इससे हमें सिर्फ क्या पता चला कि ये लक्षण कैसा है, अप्रभावी। कैसा है, अप्रभावी। अब अगर यहाँ कंडीशन कुछ ऐसी हो कि यहाँ पे जो दूसरा बॉक्स है फीमेल का, ये भी प्रभाव होता, मतलब समझे आप कि एक ही तो मेल इफेक्टेड है और एक ही फीमेल है, तो नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल्स, नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स। अगर ये केस पॉसिबल है कि यहाँ पे आपके जो मेल और फीमेल अफेक्टेड है दोनों क्या हो, उनके नंबर सेम हो, तो पहली बात वो कैरेक्टर कैसा होगा, अप्रभावी या रिसेसिव। ये बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन साथ में वो कैसा भी होगा आपका, ऑटोसोमल या फिर लिंग गुणसूत्री। कैसा होगा बेटा, ये होगा ऑटोसोमल या फिर लिंग गुणसूत्री भी ये साथ में होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी कि जो आपके पेरेंट्स है वो कैसे हो, नॉर्मल हो, सामान्य हो, और जबकि क्या है, प्रोजेनी से संतति है, उनमें जो अफेक्टेड मेल्स है उनका नंबर किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स के, दोनों के नंबर सेम होंगे। तो कंडीशन कैसी होगी, पहली तो कैसे होंगे वो, अप्रभावी, और दूसरे वो कैसे होंगे, लिंग गुणसूत्री। ये तब क्या हो गया, पहली हिंट। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करने की दूसरी हिंट हमें यहां से क्या मिलने वाली है। ठीक है बेटा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, यदि संततियों में केवल एक विशेष लिंग जैसे नर अधिक प्रभावित हो तो लक्षण एक्स लिंग अप्रभावी। कैसा होगा, एक्स लिंग और साथ में अप्रभावी। देखना बेटा, वही सेम कहानी है, आपके पेरेंट्स कैसे हो, नॉर्मल हो, और किसकी बात करें, प्रोजेनी की, वहां क्या हो, कोई भी एक अफेक्टेड हो। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ से कि ये कैसी होगी आपकी, ये होगा बेटा अप्रभावी या फिर रिसेसिव। ये कैसा होगा, रिसेसिव या फिर अप्रभावी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ नया केस क्या है कि जो आपकी पेरेंट, जो आपकी प्रोजेनी है उसमें ज्यादा कौन इफेक्टेड हो, केवल केवल मेल, कौन हो, केवल नर हो। देखो ये आपका दूसरा मेल है, ये भी क्या हो, अफेक्टेड हो। तो अगर केवल और केवल कौन इफेक्टेड है, मेल्स या ज्यादा मेल्स है, तो ये साथ में एक तो कैसा था आपका, अप्रभावी था, लेकिन दूसरा साथ में कैसा होगा, ये एक्स लिंक्ड। कैसा होगा, ये एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा होगा, एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है, ये आपकी सेकंड हिंट है किसी भी प्रोजेनी को या किसी भी पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इसकी थर्ड हिंट। तो देखो बेटा, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी थर्ड हिंट। इसमें क्या लिखा है, यदि दोनों में से कोई पैतृक रोगी हो। देखो बेटा, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं केवल कि जो आपके पेरेंट्स है वो कैसे हो, नॉर्मल हो, उनमें किसी प्रकार की कोई भी डिजीज नहीं हो। बट यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया कि दोनों में से कोई भी पैतृक कैसे हो, आपके रोगी हो। तो देखना, अब हमने मान लिया आपके जो पेरेंट्स में मेल पेरेंट है वो कैसे आपका अफेक्टेड है या रोगी है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने डार्क कर दिया। यदि दोनों में से कोई भी पैतृक रोगी हो तथा प्रत्येक पीढ़ी में नर तथा मादा में समान रूप से रोग प्रकट हो तो रोग कैसा होगा, प्रभावी। अब देखना बेटा, यहाँ एक तो आपका मेल अफेक्टेड आ गया और एक आपको क्या आ गया, फीमेल अफेक्टेड हो गया। किसमें, आपकी प्रोजेनी या संतति में। ठीक है,
और आपके जो क्या है पेरेंट्स या जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें क्या केस है कि पेरेंट्स में दोनों में से कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक कैसा हो आपका अफेक्टेड हो, कोई भी एक कैसा हो अफेक्टेड होगा, तो उस जगह आपका लक्षण एक कैसा होगा प्रभावी। देखो इसको याद रखने की सिंपल से ट्रिक क्या है, ये कैसा होगा आपका बेटा प्रभावी होगा या डोमिनेंट होगा, कैसा होगा ये डोमिनेंट या फिर प्रभावी होगा। अब आपको यहां से ट्रिक क्या याद करनी है, ऐसे याद करनी बेटा कि जो आपके पेरेंट्स के डब्बे हैं, क्या है आपके पेरेंट्स के डब्बे हैं, अगर वो खाली है, अगर वो कैसे है खाली है, या फिर पेरेंट्स की सबके नॉर्मल है सामान्य है, तो आपका लक्षण कैसा होगा अप्रभावी। लक्षण कैसा होगा आपका अप्रभावी। वहीं अगर किसी केस में क्या हो जाए, जो आपके पेरेंट्स हैं उनके उन दोनों में से कोई भी एक, किसी भी एक पेरेंट का मेल हो या फीमेल हो, अगर उनका बॉक्स फिल हो गया, इट मींस उनमें क्या है डिजीज है, तो ये लक्षण आपका कैसा होगा बेटा प्रभावी होगा। कैसा होगा प्रभावी। आपको बस एक चीज याद रखनी है, लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है, एक में तो क्या आपको जो पेरेंट्स है उनका बॉक्स कैसा हो एम्प्टी हो, तो पॉसिबिलिटीज किसकी होगी रिसेसिव या फिर अप्रभावी की। और अगर बाई मिस्टेक आपके दोनों पेरेंट्स में से किसी भी एक में क्या हो डिजीज हो या उनका बॉक्स फिल्ड हो, तो वहां क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो कैरेक्टर पर कैसा होगा डोमिनेंट या फिर प्रभावी होगा। ठीक है, यही बात है इन्होंने लिखी है। यदि दोनों में से कोई पैतृक रोगी हो तथा प्रत्येक पीढ़ी में नर तथा मादा समान रूप से रोग प्रकट हो रहा है, तो रोग कैसा होगा बेटा प्रभावी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे अपनी अगली हिंट पे, जिससे आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो अगली हिंट क्या बोलती है, यदि पिता रोगी हो तथा सभी पुत्र, देखो क्या बोला इसने, यदि पिता कैसे आपके रोगी हो, ये आपके मेल है फादर है, ठीक है, तो ये कैसे आपके अफेक्टेड हो या फिर रोगी हो। ठीक है, पिता रोगी हो तथा सभी पुत्र पिता के रोग के साथ ग्रसित हो। अब जो अपनी जितने भी क्या है आपके मेल है पुत्र है, वो भी कैसे हो आपके रोगी हो या उस रोग से ग्रस्त हो। सभी पुत्र एक बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी पुत्रियां, ना कि पुत्र, सभी पुत्रियां कैसी हो इस रोग से ग्रसित हो। जितने भी क्या होगी आपकी डॉटर्स होंगी वो कैसे होंगी अफेक्टेड, अफेक्टेड डॉटर्स, यहाँ पे क्या हो अफेक्टेड डॉटर्स हो। लेकिन जबकि सन है पुत्र वो कैसे हो सामान्य हो, वो कैसे हो नॉर्मल हो, तो लक्षण कैसा होगा एक्स लिंग सहलग्न प्रभावी होगा। कैसा होगा बेटा, देखो डोमिनेंट जो था प्रभावित तो कब होता है, जब अगर पेरेंट्स में से कोई भी एक क्या हो, कोई भी पेरेंट कैसा हो रोगी हो, कोई भी एक जनक, तो एक कैसा होगा आपका प्रभावी होगा। कैसा होगा प्रभावी। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला कि जितने भी क्या आपकी पुत्रियां, जितने भी क्या है पुत्रियां वो सब कैसी हो अफेक्टेड हो, तो ये कैसा होगा बेटा एक्स लिंक्ड। कैसा होगा ये एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा होगा। ये बीमारी किससे जुड़ी होगी एक्स क्रोमोसोम से बीमारी जुड़ी हुई होगी। ठीक है, ये बात हम लोग देख चुके हैं, तो हमने ये वाला पढ़ लिया। और अब हम चलते हैं किस पे अपने अगले पर। तो आपकी अगली हिंट क्या कहती है बेटा, ये कहती है कि यदि लक्षण केवल नर से नर में वंशागत हो तो ये कैसा होगा वाई लिंग सहलग्न होगा। बेटा कैसा होगा, देखो ये एक्स वाई था और ये एक्स एक्स था। ठीक है, तो ये आपका जो वाई है ये कैसा आपका, यदि लक्षण केवल नर से, मतलब का नर कैसा हो आपका जो मेल पेरेंट है वो कैसे है, वो हो बेटा अफेक्टेड। कैसे हो अफेक्टेड हो। ठीक है, तो यदि लक्षण केवल नर से नर में वंशागत होते हैं तो लिंग, तो ये कैसा होगा आपका वाई लिंक्ड क्रोमोसोम। ये कैसा होगा, अब देखो यहाँ ये जो मेल है इसमें क्या हो गया आपके पेरेंट्स से क्या हो गया ट्रांसफर हो चुका है। कहां से ट्रांसफर हुआ बेटा, इस पेरेंट से जो कैसा था आपका अफेक्टेड था, यहां से ये चीज ट्रांसफर हो चुकी है। तो पहली बात ये प्रभावी होगा, पहले तो कैसा होगा ये प्रभावी होगा। ये कौन बोलता है, ये कहता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जबकि पेरेंट्स हैं उनमें से किसी भी एक का डब्बा भरा हो, मतलब उनमें किसी भी एक क्या हो, उनमें से कोई भी एक कैसा हो अफेक्टेड हो, तो वो कैसा होगा प्रभावी होगा। दूसरी बात है, अब वो जो आपके कैरेक्टर्स है कहां से कहां जा रहे हैं, मेल टू मेल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपका लक्षण कैसा होगा वाई लिंक सहलग्न, वाई लिंक्ड होगा। कैसा होगा बेटा वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा, लिंक्ड फ्रॉम वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम लिंक्ड या वाई गुणसूत्र से जुड़ा हुआ होगा, सहलग्न होगा। ठीक है, और आप समझते हो सहलग्न मतलब क्या होता है लिंकेज, साथ साथ चलना, मतलब दो दोस्तों की इतनी गहरी दोस्ती है कि कैसी भी कंडीशन हो दोनों साथ साथ हमेशा ट्रैवल करने वाले चलने वाले। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सहलग्नता या फिर लिंकेज।
अब देखते हैं बेटा, जो आपकी है ना लास्ट हिंट है, अगली हिंट है, वो क्या कहती है? यदि माता के रोगी होने पर, यदि माता के रोगी होने पर सभी संततियां रोगी हों तथा माता के सामान्य होने पर सभी संततियां सामान्य हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कोशिका द्रव्य, इसको हम लोग क्या बोलने वाले? कोशिका द्रव्य वंशागति बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य वंशागति। देखते हैं कैसे। यहाँ आपको दो केस मिले। पहला केस तो क्या बोला आपको बेटा? यदि माता के रोगी होने पर, इट मींस देखो आपकी फीमेल कैसी है? अफेक्टेड है। फीमेल कैसी है? अफेक्टेड है। माता के रोगी होने पर सभी संततियां कैसी हो? रोगी हो। अगर एक अफेक्टेड है तो ये जो जितने भी आपके प्रोजेनीज होंगे ये सारे कैसे होंगे? आपके अफेक्टेड। देखो इसको हमने डार्क कर दिया ऐसे, तो ये सब कैसे हैं? अफेक्टेड है, रोगी है। ठीक है, ऑल प्रोजेनीज आर अफेक्टेड। सारे कैसे हैं आपके? अफेक्टेड है। ठीक है, आपकी फीमेल मदर मतलब आपके जो मेल पेरेंट्स हैं उनमें से फीमेल पेरेंट जो कैसी हो? अफेक्टेड हो, और साथ में जितने भी क्या प्रोजेनीज, जितने भी संततियां हो सब भी कैसी हो? प्रभावित हो। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? कोशिका द्रव्य वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसमें एक सेकंड केस और है, वो क्या बोलता है? माता के सामान्य कैसे होने पर? सामान्य होने पर सभी संततियां कैसी हो? सामान्य हो। देखो सारी कैसी है? नॉर्मल है। ये सारी संततियां कैसी है? ये सब बेटा नॉर्मल है। देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये सब कैसी है बेटा? एक सेकंड देखो, ये सब देखो कैसी है आपकी सारी प्रोजेनीज जो कैसी है? नॉर्मल है। दिख रहा है यहाँ पे देखो, है ना? ये सब कैसी है आपकी? नॉर्मल है। तो इसके पीछे मेन कंडीशन क्या आती है आपकी? फीमेल कैसी हो? नॉन अफेक्टेड हो। फीमेल कैसी हो आपकी? नॉन अफेक्टेड हो। ये दिख रहा है आपकी फीमेल कैसी है? नॉन अफेक्टेड। तो इस कंडीशन में जितनी भी क्या आपकी प्रोजेनीज है वो सारी कैसी हैं? अनअफेक्टेड या नॉन अफेक्टेड। ये सब कैसी है? अनअफेक्टेड है या इनमें कोई डिजीज नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले बेटा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या कोशिका द्रव्य गतियां। ठीक है, तो ये हमने आज सिर्फ क्या पढ़ा? पेडिग्री एनालिसिस या फिर वंशावली विश्लेषण को हमने पढ़ा है केवल। ठीक है, और ये ध्यान रखना बहुत ही टफ टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं, एज वेल एज का क्वेश्चन नीट में भी हर बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको होमवर्क दूंगा 2-3 क्वेश्चंस किसके लिए? पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए। तो जब तक बेटा आप लोग ट्राई करो, कंसेप्ट समझो, रिवाइज करो। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उनको ट्राई करो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।